नमस्कार, स्वागत है सबका फिर से एक बार बुक्स वाले भैया पे। मेरा नाम अभिषेक है। आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट किताबी बातों में मेरे गेस्ट हैं जाने-माने लेखक कमलाकांत त्रिपाठी जी और जिनकी नई बुक सावरकर नायक बनाम प्रतिनायक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कमलाकांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। इट्स एब्सोल्यूटली ऑनर टू हैव यू हियर। नमस्कार और धन्यवाद। अ, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं कमलाकांत जी का एक परिचय देना चाहूँगा। कमलाकांत जी का जन्म बसौली प्रतापगढ़ में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए करा, उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से एमफिल। आप 1972 से 75 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में प्राध्यापक रहे। उसके बाद आप भारतीय राजस्व सेवा में आए और 2012 में आप आयकर लोकपाल के पद से सेवानिवृत्त। आपके लेखकीय जीवन की बात करें, आपकी काफ़ी सारी प्रकाशित कृतियाँ हैं। पाही घर, बेदखल, सरयू से गंगा, तरंग, मृत्युराग, बड़की बहू और आपने किताब लिखी जो प्रबंधन पर जो है रोड टू एक्सीलेंस। कमलाकांत जी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, संगाति साहित्य अकादमी, इफ्को का हिंदी सेवी सम्मान और श्रीराज शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। लेकिन आज हम कुछ साहित्य के नहीं, आज हम कमलाकांत जी के साथ बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की, और जिस पर कमलाकांत जी ने हाल ही में किताब लिखी है, विनायक दामोदर सावरकर नायक बनाम प्रतिनायक। तो कमलाकांत जी, जब हम बात करते हैं वीर सावरकर की और जैसा हम देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसा दिखता है कि ये एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनके बारे में अगर आप पूछेंगे कि सावरकर कौन थे, तो शायद उनका उत्तर इस पे डिपेंड करेगा कि उनकी पॉलिटिकल सोच विचारधारा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एक महान क्रांतिकारी थे, कुछ के लिए वो हिंदू हृदय सम्राट थे जिन्होंने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया, कुछ लोगों के लिए वो एक क्रांतिवीर थे और कुछ के लिए वो माफी वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और जो अ, अपने शायद उस स्ट्रगल को जो वो करना चाहते थे उसको कर नहीं पा रहे थे, कमजोर साबित हुए और वो एक माफी वीर बन गए। आपने वीर सावरकर पर इतना शोध करके किताब लिखी है, आपके हिसाब से आपके नजरों में कौन थे वीर सावरकर? देखिए, क्रांतिकारियों की जो निर्मित होती थी वो संघर्ष करने के लिए, क्रांति के लिए, और उसके दौरान फांसी हो जाए या मौत हो जाए उसके लिए होती थी। जेल में रहने के लिए इनकी निर्मित नहीं होती थी। जेल में रहने की इनकी ट्रेनिंग में कोई स्थान नहीं था। अगर जेल चले जाएं तो जेल से भागने की कोशिश करना था इन लोगों को, खुद अपने आप या औरों की मदद से। तो सावरकर जी एक ऐसे चक्कर में पड़ गए जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वो तो मरने के लिए या जीवित रह करके क्रांति करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी के लिए उनकी सोच थी, उनका विकास उसी तरह से हुआ था। तो उसकी एक लंबी कहानी है, कैसे उस चपेट में आ गए, मैं बताऊंगा अभी आज आपको। जी। वो चाहते नहीं थे लेकिन हो गए, और चाहते तो बच सकते थे। वो पेरिस में थे उस समय जब उनकी गिरफ्तारी का वारंट वहां निकला, लेकिन अपने सहायकों को, अपने जो साथी के लोग थे, उनको असमंजस में नहीं डालना चाहते थे, उनका मोह भंग नहीं करना चाहते थे कि जो हमारा नेता है वो यहाँ से भाग गया, अब सारी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, पूछताछ और जो भी यंत्रणा दी जाती पुलिस के द्वारा। इसलिए वो पेरिस से जीत करके, दोस्तों के, साथियों के मना करने के बावजूद, अपने गुरु श्याम अ, श्याम श्याम किशन वर्मा जी। हाँ, शमशेर वर्मा जी के आग्रह के बाद कि भी आप कमांडर हैं, आपको पीछे से लड़ना चाहिए, वो नहीं माने और चले गए। और जैसे ही पहुंचे विक्टोरिया स्टेशन, वैसे गिरफ्तार हो गए। तो उनकी सोच ये थी कि हमने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं है इंडिया में, तो बहुत संभव है कि ये, बहुत संभव क्या, उनकी निश्चित जानते थे, बहुत लोग निश्चित जानते थे कि उनका रिपैट्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था वो इंग्लैंड में किया था। और जो पहले भारत में छोटे मोटे भाषण दिए थे, उस समय कोई एक्शन नहीं हुआ था, उनको नोटिस ही नहीं लिया गया था। और जैक्सन की जो हत्या हुई थी उससे उनका कोई संबंध नहीं था, सचमुच जी। कोई संबंध नहीं था। और जोड़ा गया संबंध, इस तरह जोड़ा गया कि उन्होंने क्रांतिकर्म के लिए 20 पिस्तौलें भेजी थी,
पिस्तौलें जिसको भेजी थी नव भारत, सॉरी, अभिनव भारत के हेड को, उसको मिलने के बजाय वो क्रांतिकारियों में बट गई, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे, उसमें कहीं मिल नहीं रहे थे। तो वो उसमें से एक पिस्तौल एक कन्हारे यंग लड़का था, उसको मिल गई। तो इस बीच में क्या हुआ कि उनके बड़े भाई और ये दोनों साथ साथ काम करते थे इंडिया में, और इंडिया से चले गए इंग्लैंड, क्योंकि सोचते थे इंग्लैंड में और अच्छा काम कर पाएंगे, पूरे विश्व का जनमत, पूरे यूरोप का जनमत अपने साथ ला पाएंगे। तो वो उनको आजीवन कारावास हो गया बाबा राव सावरकर को, उनके बड़े भाई जी, को। जी, और छोटी सी बात पर हुआ, उनके घर में 18 कविताओं का एक संकलन मिला था, तो देशभक्ति कविताएं थी, गोविंद एक कवि थे उनकी लिखी हुई, और उनका पाठ होता था, उनका गायन होता था शिवाजी की जयंती पर और गणेशोत्सव। उसी पुस्तिका के आधार पर उनको देशद्रोही करार दिया गया कि वो सॉवरेंटी खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं सम्राट की भारत पर। तो ये बहुत बड़ी जाति के पीछे कारण ये था कि जज लोग ये समझते थे कि सब कुछ इन्हीं लोगों को किया हुआ है, सबूत मिले चाहे न मिले, और जी, इस्टेब्लिशमेंट के पार्ट थे, खासकर जो जिसने इनको सजा दी, जैक्सन, वो नासिक का डीएम भी था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था। तो मजिस्ट्रेट की हैसियत से उसने उनको फांसी दी और हाई कोर्ट में बहाल हो गए और चले गए सिल्वर जेल। 1 साल पहले इनसे चले गए। जी, तो उससे बहुत आक्रोश आया अभिनव भारत में। एक यंग आदमी ने, कर्वे नाम था उनका, अनंत लक्ष्मण कर्वे, उन्होंने जब जैक्सन की विदाई हो रही थी, उनका प्रमोशन और विदाई दोनों साथ साथ हो रही थी, उस फंक्शन में घुस करके उनको एक गोली मार दिया। और 2-3 लोग थे उनके, मतलब कुल 2 लोग उनके साथ और थे, सब यंग लोग थे, और इन तीनों को 4 महीने के भीतर फांसी दे दी गई। इसके अलावा 6-7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें सावरकर साहब के जो छोटे भाई थे नारायण राव, वो भी जी, जी, गिरफ्तार हुए। जी, तो ये हालत थी उस समय, इतनी सख्ती से और इतनी अन्यायपूर्वक वो प्रशासन काम कर रहा था। तो वो जानते थे कि हमारा वहाँ रिपैट्रिएशन नहीं होगा, और अगर यहाँ की अदालत में मेरा मुकदमा चला तो बहुत होगा। तो हमने जो है वो आर्म्स एक्ट को डिफाई किया, क्योंकि मैंने किसी खास आदमी को मारने के लिए भेजा नहीं था पिस्तौलें। जी, और जब पिस्तौलें भेजी गई तब बाबा राव का मुकदमा ही नहीं चला था, जैक्सन कहीं पिक्चर में ही नहीं थे। तो ये इसके बारे में उन्होंने सोचा, बाकी उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब लिखी थी वो जब्त हो गई थी, लेकिन उसकी जी, प्रतियां पूरे विश्व में बिक रही थी, तो उसमें उनका तो हाथ था नहीं। तो वो आ गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में वहाँ का जो इंडिया हाउस है, सॉरी इंडिया हाउस नहीं, इंडिया ऑफिस है, जो भारत के कामों को देखता था, और यहाँ के भारतवर्ष की जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नर जनरल और गवर्नर सहित सब इस बात के लिए दृढ़ हो गए कि इनको रिपैट्रिएट करा के यहाँ लाना ना, क्योंकि वहाँ पर इनको कोई खास सजा नहीं मिलेगी। तो उन लोगों ने एक आदमी को अपॉइंट किया कि आप चार्ज फ्रेम करिए। चार्ज फ्रेम किया गया, वारंट लिखा गया, और वारंट में इस तरह से बनाया गया कि उनके सारे दोष इंडिया के साबित हुए कि ये इंडिया के सॉवरेंटी खत्म करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स की, जी, उसके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, और जैक्सन की हत्या को उन्होंने उकसाया। तो वहाँ इंग्लैंड में बैठ के क्या उकसाते हो, इंग्लैंड में जी, उकसाने का ही बहुत होता तो दंड मिलता, लेकिन जी, उकसाया भी नहीं था, वो जानते नहीं थे जैक्सन कौन है। जी, जी, अंत में ये लोग सफल हो गए, अपील में भी सफल हो गए, पूरी लॉबी वहाँ काम कर रही थी। उसमें से एक साहब जो वकील थे, उसमें वो बैरिस्टर थे, वो बाद में गवर्नर जनरल बने। तो ये आ गए रिपेट्रिएट होकर के इंडिया। और इस बीच में जब देखा उन्होंने मेरा प्लान असफल हो गया, मैं जो चाहता था कि इंग्लैंड में मेरी मेरी ट्रायल हो, तो ये फ्रांस में जहाज से कूद गए। तो आपको मालूम जी, ही होगा, बहुत फेमस जी, जहाज से कूद गए। उनको पूरा भरोसा था कि फ्रांस में कई उनके मददगार थे,
और वो लोग हमको ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और जी पेरिस में एक बार मैं पहुंच गया तो फिर ये लोग अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट नहीं कर पाए जो इनको सरकार की किसी आदमी के पास ले जाता, मजिस्ट्रेट के पास ले जाता, कमिश्नर के पास ले जाता। एक जी कांस्टेबल मिला, हाँ जी कांस्टेबल ने पकड़ लिया। तब तक वो लोग पीछा कर रहे थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनके गार्ड्स, वो नाव से पीछा कर रहे थे। वो लोग पहुंच गए और उससे बोला कि चोर है चोर, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के हमको दो। उसकी सहायता से उनके जीवनीकार रंजन कीर ने तो लिखा है कि उसकी मुट्ठी गर्म किया और सिर्फ कांस्टेबल के आधार पर, कांस्टेबल के जी अधिकार में ये मान कर कि वो रिपेट्रिएशन कर सकता है, वो उनको रिपेट्रिएट अपने जहाज में पूरा पुनः ले आए। मामला फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला टेक्निकल ग्राउंड पर इंग्लैंड के पक्ष में दिया कि ये गिरफ्तारी अनियमित थी, लेकिन कांस्टेबल ने विरोध नहीं किया, इसलिए ये जायज हुई। जी इसके नाते वहाँ का जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे अमेरिका के, फ्रांस के, उनको रिजाइन करना पड़ा। लोगों ने चार्ज लगाया कि आपने ठीक से परसू नहीं किया केस को। बात सही है, परसू भी नहीं किया क्योंकि जर्मनी बहुत आगे बढ़ रहा था और ये आशा थी कि विश्व युद्ध होगा, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें इंग्लैंड से दोस्ती अनिवार्य हो जाएगी। तो इस लिहाज से उन्होंने ज़्यादा परसू नहीं किया केस को। अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है इंग्लैंड को ले जाने को, उसके नाते उनको रिजाइन करना पड़ा। तो इस तरह से आ गए चंगुल में यहाँ ब्रिटिश इंडिया के। और ब्रिटिश इंडिया में उनके लिए ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया, स्पेशल ट्राइब्यूनल। और उस जी ट्राइब्यूनल को पूरा अधिकार दिया गया, वही फर्स्ट कोर्ट थी और अंतिम कोर्ट थी। उसके खिलाफ कोई अपील अपील नहीं, नहीं की जा और जूरी व्यवस्था उसमें नहीं थी। जज जो निर्णय कर दें, उसने जो है इनके ऊपर 2 मुकदमे चले, अलग अलग चलाए। एक तो सॉवरेन देशद्रोह का, सॉवरेनिटी खत्म करने का ब्रिटिश सरकार की, और दूसरी जैक्सन की हत्या का। मान लिया गया कि जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे और दोनों को प्रूव कर दिया, दोनों को मान लिया गया कि प्रूव हो गया। फिर कोई अपील हो नहीं सकती थी, तो सीधे अंडमान पहुंच गए। जी ये हालत की सब। एक बार जब अंडमान पहुंच गए तो उस समय अंडमान जो है वो हिटलर की यातना शिविर से कम नहीं था। पूरा डिस्क्रिप्शन है जी इसमें, क्या क्या होता था हाँ वहां जी पर और क्या क्या इनके साथ किया गया। तो ये एक कोल्हू पेरना पड़ता था, हाँ जी में नारियल का तेल निकालते थे और दिन भर में 30 पाउंड निकालना पड़ता था एक आदमी को। जी तो वो खाता पीता भी ठीक से नहीं था, जिससे मुंह में डाल दिया, इसको भागा दौड़ के, पूरा नहीं हुआ कोटा तो दंड मिलता था इन लोगों को हथकड़ी और बेड़ी में खड़े होने के लिए। जी जी 5 घंटे 6 घंटे इस तरह खड़े रहते थे। उसके ऊपर डिपेंड करता था कि किस चीज़ का दंड दिया जा रहा है। और भी सीरियस क्राइम, मतलब डिफॉल्ट होने पर बीच में वो आड़ी तिरछी एक क्रॉस बार लगा दी जाती थी, तो हाँ पैर जी मूव नहीं कर सकते और उसी हालत में इनको हाजत करना पड़ता था। उसमें कुछ छुटकारा नहीं होता था, हमको जाना है कि वो सब हुआ उनके साथ, वो सब किया गया। लेकिन जब उनको भेजा गया उसमें ये तेल निकालने के लिए, कोल्हू पेरने के लिए, गर्मी का दिन था, बिल्कुल दोपहर के वक्त बेहोश हो गए। बेहोशी में उनको पता ही नहीं चला हम कहाँ हैं, क्या कहाँ नहीं है। 4-5 मिनट इस तरह से बेहोश पड़े रहे। उसके बाद होश आया, फिर काम शुरू किया इन्होंने। तो उस दिन उन्होंने महसूस किया कि ये मौत में कोई तकलीफ तो है नहीं, हम इस बेइज्जत होकर के मरना, इतनी दुराचार सह करके मरना, उससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो रात भर उनके अंदर मंथन उतारा, आत्महत्या करना है या यहाँ रहना है और संघर्ष करना, संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तो संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने याचिकाएं दी, 4 याचिकाएं दी, और चारों का मकसद यही था कि हम वहाँ पहुँचें और नव भारत का काम का विस्तार करें। और इसका प्रमाण ये है कि वो वहाँ पर जब थे तो जो यंगस्टर्स आए थे वहाँ पर, बंगाल से खासकर और कई और जगहों से आए थे,
उनको ट्रेन कर रहे थे, वो उनको क्रांति से स्वराज की फिलॉसफी पढ़ा रहे थे, क्रांति दर्शन पढ़ा रहे थे, जी, राजनीतिक इतिहास पढ़ा रहे थे, किताबें उनको मंगवा करके दे रहे थे। सब लोगों को एक बार चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, तो उन्होंने परमिशन ले लिया कि चिट्ठी लिखने का इस्तेमाल किताब मंगवाने के लिए किया जाए। एक बार चिट्ठी लिखनी पड़ती थी घर को, और नहीं लिख सकते थे। जी, उस चिट्ठी से उन्होंने किताबें मंगवाई और किताबों को डिस्ट्रीब्यूट किया और पढ़ाया सबको। ये शुरू से फिर और ये मांग कर रहे थे कि उनको बाहर काम करने भेजा जाए। वहाँ कुछ दिनों के बाद बाहर काम करने के, जंगल वंगल साफ करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, ईंट पाथने के लिए, उनका इरादा ये था कि अगर हमको बाहर काम करने जाने का मौका मिला तो मैं इन लोगों को ऑर्गेनाइज करके और बढ़िया तरीके से ट्रेन कर पाऊंगा और मोटिवेट जी, कर पाऊंगा। ये उनका था। लेकिन जब यहाँ इंडिया आए तब तक माहौल दूसरा हो गया था। खिलाफत और जी, आंदोलन, स्वराज का खिलाफत और असहयोग का कंबाइंड आंदोलन चल रहा था। जी, तमाम उसमें हिंसा हो रही थी, और उसके बाद जब वो गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया तो वो हिंदुओं की हिंसा में परिणत हो गया। वो तमाम जी, दंगे हुए, हजारों लोग करीब मारे गए दंगों में। एक के बाद एक दंगे होते रहे। अनशन किया गांधी जी ने 21 दिन का, उससे भी दंगे नहीं थमे। अनशन के दौरान भी होते रहे, अनशन के बाद भी होते रहे, आर्मी लगानी पड़ी, उन्होंने छोड़ दिया। तो वो जी, सब जो हाल देखा इन्होंने, और वहां पर भी सिल्वर जेल में भी ये हाल देखा कि जो राजनीतिक कैदी थे, राजनीतिक कैदियों से अधिक मोस्टली क्या अधिक 100% हिंदू थे। जी, जी, सेंसिटिव बात बता रहा हूँ आपको। 100% हिंदू थे। ये बंगाल के थे, महाराष्ट्र के थे, पंजाब के थे। और जितने ये तो उनके रखवाली के लिए जो हिंदू कैदी थे, जो अपराधी कैदी थे, दुर्दांत अपराधी, उनको नहीं लगाया जाता था। राजनीतिक कैदियों को तो लगाने का सवाल ही नहीं, उनको जी, सिनिस्ट कैदी कहा जाता था। राजनीतिक कैदियों के लिए जो वहां पर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, वो जी, राजनीतिक कैदी को सुविधा देने के बजाय वो उनको दंडित, विशेष रूप से दंडित करने के लिए जी, सारे रूल्स बने थे उनके। उनको न तो लिखने पढ़ने का काम दिया जाए, उनको एक साथ कोई काम न दिया जाए, और उनको जो कठिनतम काम है उन्हीं पर लगाया जाए। उनका कोई प्रमोशन न किया जाए कि वो जो पेटी ऑफिसर और वार्डर वगैरह बनते हैं वो नहीं बन सकते थे। जी, तो वो सब जो है वो उन कैदियों के अधीन हो गए जो क्रिमिनल्स थे। और क्रिमिनल्स में केवल मुसलमान थे, क्योंकि हिंदू कैदियों जी, को लगाया नहीं जा सकता था। तो मुसलमानों में अधिकांश जो है वो पठान थे, यहाँ जी, के पंजाब के और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के, और काफ़ी कट्टर थे। बल्कि और जगहों के मुसलमानों को कहते हैं तो काफिर हैं, आधे काफिर हैं। तो वो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया अपनी विशेषाधिकार का, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी छूट देने के लिए धर्म परिवर्तन का प्रेशर डाला। और कई धर्म परिवर्तन हुए वहाँ। उसे ये बहुत विचलित हो जाते थे सावरकर साहब, जो इन्होंने जी, ये जो फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब लिखी, तो हिंदू मुस्लिम एकता की किताब थी वो। जी, और उसमें मुसलमानों की सारी सेक्रीफाइस को दिखाया गया था। बहादुर शाह जफर के उदारता को दिखाया गया था। गोकुशी जी, वगैरह बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन वहां पहुंचकर इन्होंने नहीं, बल्कि जो बंगाल से आए थे उन लोगों ने भी महसूस किया इस चीज को कि हमारे साथ मुसलमान जाति कर रहे हैं, और इसकी पार्टी है सरकार। सरकार चाहती है कि हमें दंडित किया जाए, जिससे कि हमको तोड़ दिया जाए, हमारी आत्मा को कुचल दिया जाए, हमारा हमारा अपमान कराकर, हमको दंडित कर, हमको कठिन से कठिन काम देकर हमारी आत्मा को कुचल दिया जाए। यहाँ से लौटने के बाद कोई लौटे अगर, तो वो किसी काम का रह न जाए। जी। तो इसलिए जैसा आपने ये खाका खींचा सावरकर का, ये जी, कहानी जो है, ये ऐसे ही कई हमारे क्रांतिकारियों की कहानियाँ रही हैं जिन्होंने बहुत से कष्ट सहे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन मैं अगर अपने सवाल पर आऊँ कि आज भी इतने जो उनके योगदान रहे, इतनी उनके सैक्रिफाइसेस रहे सावरकर के, आज भी जब हम कहते हैं कि सावरकर कौन थे, तो इसका उत्तर शायद इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है। हाँ मैं हम मानता सावरकर को डिमीन किया गया क्योंकि शायद वो हिंदुओं के पक्ष में बोलते थे, उन्होंने हिंदुत्व का सिद्धांत दिया, इसको पॉपुलराइज किया। तो उनको एक एक डिमीनिंग फिगर जिसे हम कहते हैं वो बना दिया गया, और शायद हमने ये भी भुला दिया कि उन्होंने सेलुलर जेल में कितने कष्ट सहे। जब हम और क्रांतिकारियों की बातें करते हैं और उनके सैक्रिफाइसेस गिनाते हैं, बताते हैं,
कहीं ना कहीं सावरकर को हर तरह से भुलाया गया आजाद भारत में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसी के जवाब है ये किताब। जी। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। हाँ, कि सावरकर साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जी वो जो सोचते थे वही बोलते थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। और सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी कि इनको राजनीति में आना पड़ा, वहां से लौट करके जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बना दिए गए। तो वो सफल राजनीतिज्ञ नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले तो गांधी जी का बहुत जबरदस्त विरोध किया, जी क्योंकि गांधी जी की जो नीति थी वो मुसलमानों को खुश करने की नीति थी। मुसलमान सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हमारा साथ दें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो हमारा आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें साथ दें। तो उन्होंने कहा कि ये कभी साथ नहीं देंगे, जितनी आप छूट स्वीकार कर लेंगे उनकी मांगे और बढ़ती जाएंगी। हमको अकेले लड़ करके देश को जीतना, देश को आजाद कराना है। वो साथ दें तो उनके साथ, न दें तो अकेले, और विरोध करें तो उसके बावजूद हमको संघर्ष करना है। तो ये जी। मनमुटाव दोनों में हो गया। अभी इसमें हमारी किताब में दोनों की हाँ मिलन जी। भी दिखाया गया है। एक जगह जी जी गांधी जी उनसे मिलने आते हैं, दोनों में डायलॉग होता है। अंत में गांधी जी और ये किसी एक पॉइंट पर नहीं मिल, एक पॉइंट पर इन लोगों की बात नहीं होती, बात नहीं मिलती है। वो है संगठन की बात, हिंदू जी संगठन को मजबूत करना। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग भूल से या बलात् जो बनाए गए थे मुसलमान, उनका शुद्धिकरण जायज है। शुद्धिकरण किया। और ये ऐसी 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 कम्युनिटीज थी, सिंध में एक कम्युनिटी, वो जबरन मुसलमान बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान हिंदू रवायतों को नहीं छोड़ा था। और जब मौका लगा तो उन्होंने, वो आना चाहते थे सब के सब, लेकिन यहाँ पर सवाल था कि वो लोग जिस जात से गए थे उस जात के लोग ही नहीं ले रहे थे। जी। इसका बहुत जबरदस्त प्रचार किया उन्होंने कि उनको वापस आने का मौका दीजिए, वापस और आने उन का। लोगों को भी मौका दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा काम जो किया इन्होंने, जिसकी वजह से अनपॉपुलर हुए, वो ये था, जात पात तोड़ो आंदोलन जी चलाया इन्होंने। इसका सर्व जाति सहभोज का इनका आंदोलन था। सभी जातियां मिलकर के, जो अस्पृश्य कहे जाते थे वो, और बैकवर्ड और ब्राह्मण, सब मिलकर के एक साथ भोजन करें, और पहले आगे ये बैठते थे। तो हो गया ये कि कुछ तमाम इनके जो मित्र थे, उनके यहाँ कुछ अवसर पड़ता था, कोई उत्सव होता था, तो इनको बुलाते थे, लेकिन इनको अलग से बैठा कर बहुत आदर से खिलाते थे, उनके साथ नहीं खाते थे। बहुत आदर से चांदी की थाली में और सजा बजा कर खिलाते थे। उनका नहीं, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। जो बाहर खा रहे हैं, जहाँ ये अस्पृश्य लोग, मैं उनके साथ खाऊंगा। फिर तो बाद में लोगों से कहने लगे कि मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा, मैं बाहर बैठ के खाऊंगा, उन लोगों के पास में खाऊंगा। तो इसका बहुत जबरदस्त विरोध भी हुआ। जी जी विद्यानुषी लोग थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया। एक साहब ने कहा, अगर पेशवा का जमाना होता तो इनको हाथी के तले दबवा दिया जाता, धर्म जी जी। भ्रष्ट करते हैं। इन्होंने पूरा बिल्कुल। कन्विंस किया लोगों को गीता से। अब तो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, वेदों से, गीता से, कि ये हमारे जात प्रथा जो सनातन धर्म का अंश नहीं है। सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जो सनातन नहीं है। सनातन केवल मनुष्य की नैतिकता है, धर्म जी। है। धर्म माने नैतिकता, गुण। धर्म माने गुण होता है, जो धारण करता है पूरे विश्व को, तो वो धर्म है। बाकी वो सब चीजें जो है आती जाती रही हैं, तो खत्म करो इनको। इसने हमारे हिंदू समाज का इतना नुकसान किया है, इतना पराभव, दास्ता, सब कुछ झेलना पड़ा है इसकी वजह से, तो खत्म करो। तो इसके नाते बहुत लोग नाराज हो गए। तो तो यहाँ पे उनका एक बात हम और देखते हैं त्रिपाठी जी, क्योंकि इसी वक्त में साथ में भीमराव अंबेडकर भी थे, जो कि जाति प्रथा के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने दलितों को समाज में सही इज्जत स्थान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। और हम बिल्कुल, मैं कहूँगा, राइटली आज अंबेडकर जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन के उद्धार के लिए बहुत काम किया। पर यहाँ पे भी हम पाते हैं कि सावरकर के इस कंट्रीब्यूशन को लोग नहीं जानते ही नहीं हैं। उनको, जैसा मैंने कहा, हिंदुत्व आइडियोलॉग के तौर पर देखा जाता है। तो ये जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा हिंदू समाज में, कहूँगा शायद पूरे भारतीय समाज के लिए, कि जाति प्रथा, शायद वो बहुत उन लिमिटेड लोगों में से थे जो साफ कहते थे कि हमें जाति प्रथा का अंत करना चाहिए, क्योंकि इसी ने ही हमारे हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जब आपने गांधी जी की बात करी, तो गांधी जी कुछ वे में, जैसा मैंने समझा, वो कुछ जाति सिस्टम के फेवर में थे। वो जाति काफी दिन हाँ, तक पहले जात काफी सिस्टम जन के, उसके बाद वर्ण व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था 46 ट्रैक उन्होंने चेंज किया अपने। जी। जी।
तो ये इसीलिए एक उन्होंने और उनका हरिजन उद्धार का जो जी कार्यक्रम था, हरिजन बने रहो, बस नाम चेंज कर लो, काम वही नाम करते चेंज। रहो। उनका जो ग्राम गणतंत्र था, उसमें हर जाति के लोग अपना पेशा करते रहे और सब मिलकर के उसको स्वाधीन बनाए और स्वायत्त बनाए। तो उनका तो जी बहुत बहुत अजीब सा, मतलब इधर भी उधर भी वो कुछ जी। अजीब मामला था उनका। तो उनका उस विरोध वक्त किया ऐसा ही नहीं। लगता है जी कि जातीय प्रथा की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले, जितनी मैंने इतिहास की समझ रखता हूँ, एक अंबेडकर थे और वीर सावरकर थे। अगर हम देखें, क्योंकि अंबेडकर भी आजादी के कुछ टाइम बाद हमारे साथ नहीं रहे, तो जो जातीय प्रथा में जो हमने कमियां देखी उनको अगर दूर करने के लिए जो सबसे दो बुलंद आवाजें रही, वो सावरकर की और अंबेडकर की रही। और दुर्भाग्यवश सावरकर को कभी भी, जैसा हमने कहा कि हिस्ट्री में वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। आप क्या देखते हैं, यदि सावरकर को इतना वो सम्मान, वो इज्जत मिली होती, तो क्या हिंदू समाज की व्यवस्था कुछ समय तक अलग होती, कुछ समय में? क्योंकि 1966 में उनका देहांत हुआ, तो आजादी के भी लगभग वो 20 साल तक भारत में रहे। तो आपको लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो फर्क ला सकते थे? देखिए, एक अजीब बात आपको बता रहा हूँ, दोनों में काफी मित्रता थी। जी दोनों में, अम्बेडकर में और सावरकर में बहुत मित्रता थी। जी जी और पहले उन्होंने पतित पावन मंदिर एक बनाया था केवल अस्पृश्यों के लिए, अस्पृश्य पुजारी, अस्पृश्य ही आरती करने वाला, प्रसाद बांटने वाला। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को बुलाया कि उसका उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने कहीं बिजी थे, नहीं आ पाए। उनका ठीक है आप जो कर रहे हैं, लेकिन जब तक वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे आप, तब तक ये अस्पृश्यों का उद्धार नहीं होगा। तो वर्ण व्यवस्था जी को तोड़ने में लग गए वो। जी। और आपको ताज्जुब होगा कि जो उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान, और द पार्टीशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया। पाकिस्तान और जी जी पार्टीशन ऑफ इंडिया, जी 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 1940 में लिख दिया था उन्होंने। तो उसमें उन्होंने पहले हिंदू पक्ष रखा, जो लिख दिया कि हिंदू नहीं चाहते था, तो क्यों, जो लोग नहीं चाहते उनका क्या पक्ष है। फिर मुसलमानों को पक्ष रखा कि जो लोग चाहते हैं उनका क्या पक्ष है। फिर सोल्यूशन क्या है। तो जहां हिंदुओं का पक्ष रखा जो नहीं चाहते, उसमें पूरा का पूरा सावरकर के विचारों को, करीब पूरा एक चैप्टर सावरकर पर है। सावरकर के विचारों जी को रिप्रोड्यूस किया है। उनके उनके हिंदुत्व की धारणा को, हिंदुत्व की अवधारणा को, जो नई नई अवधारणा थी, उसको समझाया है अपने शब्दों में सावरकर साहब, अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर जी ने। जी विभेद सिर्फ तब हुआ जब अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म परिवर्तन की बात उठाई। तो सावरकर ने एक बहुत अच्छी बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी धर्म अगर अयुक्तपूर्ण है, और सभी धर्म अयुक्तपूर्ण है, रेशनल कोई भी धर्म नहीं है, कुछ न कुछ उसका अंश इरेशनल जरूर है। तो एक इरेशनल धर्म से दूसरे इरेशनल धर्म में जाने का किसी रेशनल आदमी के लिए कोई तुक नहीं बनता। आप जहां भी हैं वहां भी रहकर संघर्ष कीजिए और रेशनल बनिए, आप रेशनल बनिए। उन्होंने अम्बेडकर साहब की धारणा ये थी कि जो आज़ादी, जो फ्रांस की आज़ादी का लड़ाई का, फ्रांस की क्रांति का जो उद्देश्य था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उनका कहना यह था कि ब्राह्मणवाद इसके ठीक विपरीत है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व तो कहीं है ही नहीं, और भ्रातृत्व नहीं तो समानता नहीं आ सकती है, स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा। तो उसके लिए वो वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते थे, ये भी वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते थे। उन्होंने जी उन्होंने इसके लिए मौका भी दिया था, इतना 10 साल का मौका दिया था कि 10 साल में ये अस्पृश्यता दूर हो जाती है, हमको सारे अधिकार मिल जाते हैं हमारे लोगों को, तो हम नहीं धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये उनके रिकॉर्ड पर है, धनंजय कीर ने उनकी भी जीवनी लिखी है। लेकिन 10 साल क्या, 21 साल तक इंतजार किया, जी 30 साल तक इंतजार किया, और उसके बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। संविधान बनाया, संविधान में जो प्रोविजन बनाए गए वो भी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे ठीक से। सावरकर ने भी बहुत जोर दिया कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, इसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाना चाहिए अस्पृश्यता बरतने वाले को, और उसके लिए सेंटर, इसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए जिससे पूरे देश में एक रूप से लागू हो। तो तब वो बौद्ध बन गए। बौद्ध बनने पर थोड़ा सा इनसे मतभेद हुआ था। बौद्ध बनने के जी। बाद तो बहुत कम जीवित रहे, उसी साल उनकी डेथ हो गई। हाँ लेकिन जी तब हाँ उसका जी। मतभेद हुआ था। अगर आप रेशनल आदमी हैं तो आप रेशनल थे, वो दोनों दोनों रेशनल थे, दोनों दोनों नेशनल थे। रेशनल थे, दोनों एग्नोस्टिक थे। दोनों एग्नोस्टिक थे। तो जो एग्नोस्टिक है उसके लिए धर्म क्या मतलब है, वो तो जी पॉलिटिकल इशू था उनका।
तो पॉलिटिकल इश्यू को धार्मिक तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, इसलिए दोनों में गैप हुआ। तो उनके पास एक समुदाय था, उस खास समुदाय के लिए कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो पूरा मानता था। इनके पास जो समुदाय था पूरा था हिंदुत्व का, और उसके अग्रणी थे जो है वो सवर्ण लोग, और सवर्ण लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अल्लाह तो मचाया सवर्ण के नेता थे और उन्होंने अरे इनकी जान पर बनाई थी, जहाँ नासिक में इनकी कार पर इतना जबरदस्त हमला किया गया था, इनके एक साथी बेहोश हो गए थे, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। इनके ऊपर भी कई बार हमले हुए। तो इतना सब बर्दाश्त किया उन्होंने, तो इतना पॉपुलर हो गए थे। फिर एक बात ये, दूसरी बात एक और है, वो है ध्रुवीकरण की बात जी। हिंदू मुस्लिम जब सवाल उठा, पाकिस्तान बनने का जब सवाल उठा सन 40 के बाद, तो लोगों ने, हिंदू तो सब एक पोलराइज हो गए। अब पोलराइज जब होते हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, लोग उसके साथ आते हैं। हिंदू महासभा पुरानी छोटी पार्टी थी, पहले कांग्रेस का पार्ट थी, अंबेडकर के आने के बाद उससे अलग हुई, नई नई बनी थी। अंबेडकर मुफ्त आदमी थे और जो सत्य है उसी को बोलते थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हमको कांग्रेस, और मुस्लिम लीग तो शुरू से उनको मानती थी, वो हिंदुओं के नेता है, ये हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, और गांधी जी गांधी जो है हिंदुओं के नेता हैं, वो हिंदुओं ने भी मान लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमको केवल कांग्रेस के साथ रहना है। इसीलिए 45-46 के इलेक्शन में जितनी रिजर्व सीटें थी 100% जिन्ना को मिली, मुस्लिम लीग को, सेंट्रल असेंबली की, और उसी तरह से कांग्रेस को सारी जो जनरल सीटें हैं वो हिंदुओं वाली मिल गई, यहाँ तक कि जो अछूत वाली सीटें वो भी मिल गई इनको। इसके लिए इसका एकमात्र कारण ये था कि लोगों में शंका का भाव था, भय का भाव था, पार्टीशन होगा, हम कहाँ जाएंगे। जो वहाँ रहते थे, मतलब जो ऐसे प्रदेशों में जहाँ बहुमत था, जहाँ बाहुल्य था मुसलमानों का, उनकी मानसिकता जरा सोची। वहां पर इनको विजय ही नहीं मिली, इसके बावजूद इनको जो वोट मिले, 87% वोट मिले थे इनको प्रोविंशियल असेंबली में, जिन्ना को 87% मिले थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर इनको मेजॉरिटी कहीं नहीं मिली, किसी भी प्रांत में, वो बंगाल हो, सिंध हो, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हो, या बलूचिस्तान तो समय था नहीं, और पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी, उसको बहुमत था, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और कांग्रेस को बहुमत था, कहीं भी इनको बहुमत नहीं मिला। ये जो बॉम्बे और यूपी और बिहार के जो मुसलमान थे, उन्होंने 100% इनको वोट दिया था। इसके बावजूद चूंकि वोट का जो क्वालिफिकेशन था वो हायर था, ये सेंट्रल असेंबली में 100% सीट इनको मिल गई, 100% मुस्लिम थी। तो ये सबसे ज्यादा चिढ़ते थे अम्बेडकर, जो सेपरेट इलेक्ट्रेट से, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कहीं तो पृथकता है, तो देश को बंटवारा यहाँ अंदर ही हो गया है। तो संविधान का सबसे अहम मुद्दा तो आपने तय कर लिया, बिना संविधान सभा बने, इसके खिलाफ थे। उनका कहना था, कई बार ऐसे बहुत सारी मिसकंसेप्शन के बारे में है, वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, वो कहते थे भाई आप लोग बराबर का हक मांगिए, सबको एक वोट का अधिकार होना चाहिए, और योग्यता के आधार पर सारी नियुक्तियां होनी चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी अल्पसंख्यक संस्थाएं चलाने का, बच्चों को पढ़ाने का, अपनी भाषा पढ़ाने का, धर्म की शिक्षा देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उनको सरकार को भी हेल्प करना चाहिए, सरकार को अपने फंड देना चाहिए, लेकिन वो फंड केवल उस प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में उनका कंट्रीब्यूशन होता है टैक्स। तो उनका ये, हम जो है किसी माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए मेजॉरिटी को क्रश नहीं कर सकते, उसका अन्याय नहीं कर सकते। दैट वाज हिज स्टैंड। बिल्कुल। तो इसमें त्रिपाठी जी, साथ में हमने बात करी जातीय प्रथा की और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, और साथ के साथ हिंदू मुस्लिम सवाल, क्योंकि वो जब भी मैंने कहा सावरकर की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो बात सामने आती है। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात है, वो है कि जब हम देखते हैं कि सावरकर ने जब से इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लंदन में पहले यहाँ पे सोसाइटी एस्टेब्लिश करी, लंदन में इंडिया हाउस गए उसी मकसद से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनके साथ साथ और बहुत से हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिवीर थे, मदन लाल ढींगरा जो उनके साथ थे, या चापेकर बंधु थे, जतिन बाघा, ऐसे बहुत से नाम जो साहित्य के पन्नों में वो भी लुप्त हो गए। और पिछले मुझे लगता है कुछ सालों में ही, जैसे आप हैं या विक्रम संपत है जिन्होंने सावरकर पर बुक्स लिखी, या संजीव सान्याल हैं, आप जैसे ही कुछ लेखक हैं जो उन लोगों को भी फ्रंट एंड पर सामने ला रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी।
क्योंकि हमने सावरकर को भुलाने के, क्या ऐसा है कि सावरकर को भुलाने के लिए हमने बहुत से अपने क्रांतिकारियों को भी साथ में बुला दिया और ये कहा सबको कि सिर्फ गांधी और नेहरू ने ही आज़ादी दिलाई थी, बाघा जतीन का कोई मकसद नहीं था, कोई मदनलाल ढींगरा नहीं था, चापेकर बंधु नहीं थे। आज ही पिछले कुछ वर्षों में ही हम देख रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया उसमें कहीं न कहीं कुछ नुक्स रहा? बिल्कुल। देखिए, सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहली चीज़ तो ये चापेकर बंधु, वो जी, इंस्पायर उन्हीं से हुए, सावरकर और ढींगरा, मदनलाल ढींगरा तो इन्हीं के जी, गाइडेंस में सारा काम किया। जी, उसका जो स्टेटमेंट है, जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो तो जी, इन्हीं जी। का लिखा हुआ था। हाँ जी। सावरकर ने लिखा हुआ था, लिख के उसको दिया था और उसने कहा भी कि मेरे पास मेरी पॉकेट में था, पुलिस ने उसको ले लिया, छीन लिया था और फिर उसको कोर्ट में हाजिर नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि आप तुमको जो ही याद हो कहो, जो कुछ को याद हो तो कहो। तो उन्होंने अपनी ओर से फिर कहा, लेकिन काफी कुछ उनको याद था। तो वो कोर्ट में जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उनका, जरा जी, सुनिए। और वो है बयान लिखा हुआ सावरकर साहब का। जी, मैं अपने बचाव में कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल अपने कृत्य के न्यायसंगत होने को सिद्ध करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी अंग्रेजी न्यायालय को मुझे गिरफ्तार करने, जेल में बंद रखने या फांसी देने का कोई अधिकार नहीं। यही कारण है कि मैंने अपने बचाव में कोई वकील नहीं किया। मेरी मान्यता है कि यदि एक अंग्रेज के लिए यह देशभक्ति का न्यायपूर्ण काम होगा कि जर्मनी के इंग्लैंड पर कब्जा कर लेने की स्थिति में वह जर्मनों से लड़े, तो मेरे लिए अंग्रेजों से लड़ना उससे अधिक देशभक्त और उससे अधिक न्यायपूर्ण काम है। मैं अंग्रेजों को पिछले 50 सालों में 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराता हूँ। जो अंग्रेज यहाँ से भारत जाकर 100 पाउंड प्रतिमाह पाता है, 100 पाउंड प्रतिमाह पाता है, उसका सीधा मतलब है कि वह 1000 गरीब भारतीयों को मृत्युदंड देता है, क्योंकि वो 100 पाउंड में अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, जो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड था। जी, जी, जिसका अधिकांश वो अपने आमोद प्रमोद और छिछोरेपन पे खर्च कर देता है। मैं अंग्रेजों को हर साल भारत से 10 करोड़ पाउंड छीन कर इस देश में लाने के जिम्मेदार मानता हूँ। 10 करोड़ जो उनका उनका एक्सपोर्ट जो होता था, यहाँ यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ गया और वहाँ से जी, इंग्लैंड से फिनिश प्रोडक्ट बन करके यहाँ आया, हाँ उसमें जी, जो उनका बेनिफिट होता था वो 10 करोड़ पाउंड प्रति साल का था। जैसे जर्मनों को इस देश पर आधिपत्य रखने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक वैसे ही अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। अतः हमारे लिए यह पूर्णतः न्यायपूर्ण है कि हम उन अंग्रेजों की हत्या कर दें जो हमारी पवित्र भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। मुझे तो अंग्रेजों के क्रूर, पाखंड, ढोंग और स्वांग पर आश्चर्य होता है। वो अपने को दमित मानवता के उद्धारक के रूप में पेश करते हैं, जबकि स्वयं भारत में क्रूर दमन और भयानक निशंसता को अंजाम दे रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे अंग्रेज मौत की सजा दें, क्योंकि उस स्थिति में मेरे देशवासियों में प्रतिशोध की भावना तीक्ष्ण होगी। मैं अपना यह बयान अपने लक्ष्य की न्यायप्रियता को बाहरी दुनिया, खासकर हमारे जो साथ सहानुभूति रखने वाले अमेरिकी और जर्मन लोग हैं, उनके सम्मुख रखने के लिए दे रहा हूँ। फिर जब उनकी फांसी तय हो गई, तो फांसी जाते समय उन्होंने जो कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी सावरकर का लिखा हुआ है। मेरा विश्वास है कि विदेशी बंदूकों के सहारे नियंत्रण में रखा गया राष्ट्र एक सतत युद्ध की स्थिति में होता है, क्योंकि एक निरस्त्रीकृत नस्ल के लिए, यहाँ निरस्त्रीकरण लागू था, आपको मालूम ही होगा, जी, जी, निरस्त्रीकृत नस्ल के लिए खुला युद्ध असंभव है। मैंने अचानक हमला किया, क्योंकि मेरे लिए बंदूक पर मनाही थी, मैंने पिस्तौल निकाली और फायर किया। मेरी तरह धन और बुद्धि से वंचित एक पुत्र के लिए माँ को अर्पित करने को रक्त के सिवा कुछ नहीं होता, अपना रक्त। इसलिए मैंने उसकी वेदी पर वही चढ़ा दिया। इस समय भारत में एक ही पाठ सीखने को है, हम कैसे मरें, और उसे सीखने का
एक उसे सिखाने का एक ही तरीका है, हम खुद मरे। ये उनका स्टेटमेंट था, ये सावरकर का लिखा हुआ। और जी, जी। जब उनकी चापेकर बंधुओं का जब 3 भाई थे, तीनों जी, की जी। फांसी हो गई। पहले बड़े भाई की फांसी हुई, रैन नामक कमिश्नर पे प्लेग कमिश्नर होकर आए, बड़ा अत्याचार कर रहा था, बस्तियां जला दे रहा था, लोगों का सब सामान जला दे रहा था, और उनको पशुवत व्यवहार करता था कि ये लोग अंग्रेजों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं इन्हीं की गंदगी की वजह से, इन्हीं बर्बर और जंगली लोगों की वजह से। ये उसका दृष्टिकोण रहता था, तो बहुत क्रूरता से पेश आ रहा था। तो उसके खिलाफ इतना असंतोष था कि तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा था, और उसके आधार पर उनको 15 महीने की जेल हो गई थी। तो उस पर चापेकर बंधुओं का जब इन्होंने सुना, तीनों भाई मारे गए, तीनों जी, उसमें शामिल केवल 2 थे, 2 उसमें थे, से गोली एक ने चलाई थी, एक ने लेकिन चलाई थी। तीसरे को जबरन फंसाया गया। तो तीसरे ने क्या किया कि जिस आदमी ने वो जासूसी की थी इनके लिए, अप्रूवर बन गया था जो, जी, उसको, अप्रूवर क्या है, अप्रूवर तो जो खुद क्राइम करता है, जो मुखबिर बन गया था। मुखबिर 2 बन भाई गया। थे, जी, जी। मुखबिर बन गए, 3 क्लोज थे, ये धोखा दिया, बन गए। उनको मारने के लिए उसने तय किया, जब उसको फंसाया गया। उसने जी, कहा हाँ ठीक है, हम गवाह बन जाएंगे। उन्होंने कहा तुम गवाह बन जाओ, तो कहा हम गवाह बन जाएंगे। उनको छूट मिल गई, उनको इंटर्न नहीं किया गया। वो और एक और क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिल करके, महादेव राणा डे, दोनों उसके जी, घर गए, उसको बोला, और पंजाबी नौकर के घर में गए महाराष्ट्र में, कि आपको एक अंग्रेज पुलिस अफसर था, उसका नाम लिया कि वो आपको बुला रहे हैं। तो अंग्रेज का नाम सुनकर तुरंत तैयार होने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सावधानी बरती, कहा तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद जैसे ही निकले, कुछ दूर गए, दोनों को मार दिया। लेकिन मरने के पहले एक आदमी ने बयान दे दिया, 2 में से 2 भाई थे, उसमें से एक आदमी ने सुबह तक बयान दे दिया, उसके बाद मरा। कौन थे? तो उनको भी फांसी हो गई। जब तीनों को फांसी हो जी, गई, तो जी। ये सावरकर साहब ने, तब उसमें मैट्रिकुलेशन कर रहे थे, घर आए हुए हाँ थे जी, क्योंकि बीटेक से किए थे। तो उन्होंने, उनकी जो प्रतिक्रिया थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो सकते में आ गए, जब तीनों चापेकर बंधुओं की मौत की खबर सुनी, उन्होंने सकते में आ गए। 8 फरवरी 1899 की रात, सब, और उस दिन उन्होंने अ, घर में एक दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित जी, थी, उसके पास गए। बीमार होने के बावजूद चेचक से थोड़ा रिलीफ मिली थी, और वहां उन्होंने एक कविता लिखी। हाई स्कूल में थे तब। उस कविता में उन्होंने लिखा, अंतिम पंक्तियों का गद्यानुवाद में पढ़ रहा हूँ। जी, 3 का क्या, हम 7 भी होते तो सातों हवन कुंड में अपना सिर चढ़ा देते। तेरी मुक्त के लिए हमें, तेरी मेरी माता, माने पृथ्वी, मतलब देश, देश जी, माता की जी, मुक्ति के लिए हमें स्वयं को होम करने का अवसर मिला, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता, सबसे बड़ी सार्थकता होगी। ये बिल्कुल। बैलेट उन्होंने एक लिखा उनके लिए। तो तीनों सब जुड़े हुए हैं, चापेकर बंधुओं का एनोनिमस होना, उनके बारे में कुछ न जानकारी होना, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो मदन लाल ढींगरा के बारे में ज्यादा अब्दुल्ला जी, जानकारी हाँ नहीं जी। होना। तो तहलका मच गया था, ये उसके बयान पर तहलका पूरे जी, 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 यूरोप बिल्कुल। में, अमेरिका में मच गया था, अखबारों में मच गया था। चर्चिल ने भी स्वीकार किया था, किसी ईसाई संत ने ऐसा इस तरह सामना नहीं किया कोर्ट का। तो और नेहरू जी उस समय वहां पर थे, नेहरू जी उस समय इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वो हाँ जी, चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं चुप थे। कहा, कुछ भी नहीं कहा, और अपनी आत्मकथा में भी नहीं इस जिक्र का, इसका जिक्र ये किया, ज़िक्र जबकि नहीं किया। जबकि वो सब उस समय थे, मौजूद थे, वो हैरो में पढ़ रहे थे। हाँ जी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने इन इस लोगों पे की प्रतिक्रिया। 2 धाराएं शुरू से चल पड़ी। जी, जी। एक के एक तो क्रांतिकारियों की और जी, क्रांतिकारियों की धारा के प्रतिनिधि थे ये सावरकर। सावरकर ने ही एक रशियन से बम बना, मतलब डेवलप क्वालिटी का बम बनाने का मैनुअल प्राप्त किया, और उसको अपने हाँ जी, 3 साथियों को उसके द्वारा भारत भेजा। और भारत से वो पहुंच करके, महाराष्ट्र पहुंच करके, वो महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, 3 जगह क्रांति का बहुत जोर था। यूपी, यूपी के बनारस में सारे क्रांतिकारियों को पहुंचा दिया गया,
और उसके हिसाब से बम बनने लगे। जी इनका जो सप्तपदी है, सप्तपदी जो है वो इस तरह के जो परतंत्र मुल्क हैं उनको जी आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए, इसका उन्होंने रास्ता बताया था। बहुत असल में वो लिखने में भी उतने ही तेज थे जितना क्रांति करने में। लेखक भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नाटक थे। लिखते थे, कविताएं लिखते जी थे, उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने, जी और जी कविता तो खैर लिखते ही थे। तो वो जो बिल्कुल। सप्तपदी लिखा था उसके 7 चरण बताए थे देश को आज़ाद करने के। गांधी जी के बिल्कुल विपरीत पड़ते हैं वो। जी एक, जी स्वदेशी, बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा से क्रांतिकारी भावना उत्पन्न करना। 2, पड़ोसी देशों से हथियार खरीदना और उनका वहीं भंडारण करना। 3, विदेशों में हथियार खरीदना और तस्करी से उन्हें भारत भेजना, जो काफी दूर विदेश, पड़ोसी देशों को तो वहीं रखना। जब भी संभव हो छापामार युद्ध की रणनीति अपनाना। 6, व्यापक विद्रोह के लिए उचित समय का इंतजार करना। और 7, भारतीय सेना में देशभक्त की भावना भरना और उसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तैयार करना, प्रेरित करना। यार और इसके लिए उन्होंने और भी काम किया था। उन्होंने लोगों में सैनिक शिक्षा का बहुत प्रचार जी जी किया था। लोगों के पास बिल्कुल। सैनिक शिक्षा नहीं है, वो कमजोर हैं, सेना में उनका परसेंटेज बहुत कम है। इसीलिए जिन्ना बार बार कहते हैं कि हम मुसलमानों ने सेना के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी सेवा की है, उनको स्पेशल जी एडवांटेज मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बाद में गृह युद्ध की धमकी दे दी, जिसकी वजह से गांधी जी चुप हो गए थे। जी डायरेक्ट एक्शन इसीलिए शुरू किया था उन्होंने कलकत्ता हाँ से। जी तो 1946 में। इन सब के काउंटर के लिए केवल और केवल सावरकर सोचते थे। सावरकर ही सावरकर थे। उनका पूरा क्रांतिकारी ग्रुप। बिल्कुल। और वही एक हम आज देखते हैं तो एक दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। और जो धनंजय कीर की जिस किताब का भी आपने जिक्र करा है, अगर मेरे को ठीक से याद है शायद वो 1970s में कभी लिखी गई थी और हमें लगभग 50 साल लग गए और ऐसी किताबें आने में जिनमें सावरकर के, जैसे मैंने कहा, आप हैं या विक्रम संपत रहे हैं, करीब करीब 50 साल का वक्त लगा ऐसी किताबें आने में जिन्होंने सच्चाई को बताया। क्योंकि अभी मुझे याद है रणदीप हुडा की ये फिल्म आई सावरकर पर, तो वो उतनी नहीं चली जितनी उसकी अपेक्षा थी। और एक खास बात और आई कि सावरकर को लेकर जो पॉपुलैरिटी थी, जो उत्साह था लोगों में, वो सीमित था महाराष्ट्र में। लेकिन सावरकर लड़े थे देश के लिए, वो भारत के क्रांतिकारी थे, ना कि कोई महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। तो कहीं ना कहीं बट बहरहाल हम कह सकते हैं कि आज कम से कम जो शायद 20 साल पहले सिचुएशन थी कि हम एक बहुत बायस्ड लेंस से सावरकर को देख रहे थे, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लेखक आज हैं तो आने वाला समय वैसा नहीं होगा। एक मेरा और सवाल है सावरकर को लेकर जिसके बारे में मैं चाहूंगा आप जिक्र करें कि एक, जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश उनके साथ कंट्रोवर्सी ज्यादा जुड़ी, एक जो कंट्रोवर्सी जुड़ी उनके नाम से वो था महात्मा गांधी के कत्ल की, जिसमें कि हम जानते हैं नाथूराम गोडसे को फांसी हुई। और सावरकर हालांकि बाइज्जत बरी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मकसद बहुत से इतिहासकारों का, नेताओं को उनको बदनाम करने को रहा है, तो वक्त पे वक्त उनको कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मर्डर से भी लिंक किया गया है। क्योंकि सावरकर तो हिंदुत्व की बात करते थे और वो और धर्मों के खिलाफ थे। उसको आप कैसे देखते हैं? इनको मैंने बहुत डिटेल में डील किया अपनी किताब में। जी संक्षेप जी में आपको बता रहा हूँ। हाँ जी एक था बगडे, पकड़ा गया था, वो शस्त्रार्थ विक्रेता था। उसी से पिस्तौल वगैरह खरीदे थे लोग, नाथूराम गोडसे वगैरह। उसके बयान को आधार बनाया गया और उसको बना दिया गया अप्रूवर। और उसको प्रॉमिस जी किया गया तुमको बाइज्जत, मतलब तुमको छोड़ दे, तुम्हारा मुकदमा ही नहीं चलाया उसके ऊपर, बस तुम इनको सावरकर को फंसाओ। तो सावरकर का कोई संबंध ही नहीं था। ये जो लोग उसमें थे, करीब 9 लोग थे, 9 जी लोग 9 नहीं 8 लोग थे, सब यंगस्टर्स थे। और वो हिंदू महासभा से निराश हो चुके थे कि अब कुछ हो नहीं सकता, जी इंडिपेंडेंस मिल गई थी और देश का पार्टीशन हो गया था। तो बहुत नाराज थे, उन्होंने सावरकर से मिलना बंद कर दिया था। ऐसे में वो बागडे ने सावरकर का नाम जोड़ दिया कि हाँ वो जी भी थे। और ये जोड़ दिया कि नाथूराम गोडसे उनका आशीर्वाद लेने गया था वहां से चलने के पहले। बिल्कुल सरासर झूठ। और सावरकर ने इसको बहुत बहुत ढंग से इसको बताया कि भाई उसका ऑफिस, जो मेरा हिंदू महासभा का ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर पर है, सावरकर सदन के।
ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर में उनके साथ बैठा हुआ था, वहां से ऊपर गए वो, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, और फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर गए वो जहां हम रहते हैं। तो जी फर्स्ट फ्लोर में जो हमारी उनकी बात हो रही थी, वो ग्राउंड फ्लोर का आदमी सुन ही नहीं सकता। और किसी भी जो जितने लोग पकड़े गए थे, किसी ने भी उसकी बात को कॉरोबोरेट नहीं किया। इसीलिए आत्माचरण जी ने बहुत बड़ी प्लीडर थे उसमें। दफ्तरी साहब सॉलिसिटर जनरल थे, बाद में तो अटॉर्नी जनरल बने। जी उनके प्लीडिंग के बावजूद उन्होंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। षड्यंत्र हुआ है, माना षड्यंत्र हुआ। जी और नाथुराम गोडसे ने कहा तो मैंने अकेले मारा, कोई षड्यंत्र नहीं था, मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, इसलिए बहुत लंबा भाषण उसने दिया था, जी जी 9 घंटे का। और पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो मैं भी बताता हूँ। तो उनको जो है षड्यंत्र था, लेकिन षड्यंत्र जो है लिमिटेड लोगों में था, यंगस्टर्स में था, जो लोग भाग लिए उसमें। और पूरे बृहद स्तर पर कोई हिंदू महासभा से या कोई आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये लोग उसके विद्रोह में थे। तो इसलिए आत्माराम जी ने छोड़ दिया। और इसके खिलाफ इसको जरूर नोट करिए आप, बार बार इसकी बात आती है, सरकार ने अपील नहीं की। इसके खिलाफ सरकार ने अपील नहीं की। सावरकर को छोड़ दिया, इतना बढ़िया जजमेंट था कि उसके खिलाफ अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि दफ्तरी साहब जैसे लोगों ने ट्वीट किया, सॉलिसिटर जनरल ने ट्वीट किया था, बहुत फेमस नाम था उनका, उन्होंने भी नहीं कहा कि अपील में जाओ। अपील में गए थे ये लोग, जो और लोग उसके जिसको आजीवन कारावास हुआ था, और जो आपते था दूसरा जिसको फांसी हुई थी, ये लोग गए थे। और ये नाथूराम गोडसे सिर्फ एक पॉइंट पर गया था, मारा अकेले मैंने, षड्यंत्र कहां से हो गया? षड्यंत्र के खिलाफ गया था कि षड्यंत्र की जो थ्योरी है वो गलत है, फांसी के खिलाफ नहीं गया वो। और हाई कोर्ट ने फिर वो डिसीजन दे दिया, 2 लोगों को छोड़ दिया। 2 लोग, बागड़े का नौकर था बेचारा, वो जो मालिक करता है उसको कुछ हेल्प करना पड़ता है, तो उसको जबरन फांस दिया गया था, तो वो छूट गया। एक डॉक्टर को फंसाया था ग्वालियर के पुरचरे को, उनको फंसा दिया था, वो छूट गए। और छूटना फाइनल हो गया, हाई कोर्ट छूट गए। तो परचूरे के जो वकील थे, उन्होंने एक किताब लिखी है इस पूरे ट्रायल पर, ट्रायल ऑफ गांधी मर्डर इन रेड फोर्ट। और एक जज ने भी, हाँ रेड फोर्ट, और एक जज ने भी एक डायरी भी अपनी लिखी, डायरी पब्लिश की है, जो हाई कोर्ट के जज थे। उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से बयान किया है कि क्या इम्पैक्ट हुआ उसके नाथुराम के बयान का, कि जितने लोग थे सबके औरतों के आंसू टपक रहे थे, और मर्द लोग जो है अपनी आंखें जो है वो बचा रहे थे, और रुमाल निकाल रहे थे, खांस रहे थे। और अगर जूरी सिस्टम होता तो 100% छूट गया। तो बिल्कुल जैसा हमने डिस्कस करा कि वही हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमने सिर्फ वही सच देखा। बहुत से पीढ़ियों ने, मैं कहूँगा आज़ादी के बाद, जो शायद जो वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे हम कहते हैं, चाहे वो हमारे लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस रहे हों या राजनेता रहे हो। तो मेरा अंतिम सवाल है त्रिपाठी जी, जैसे आपने ये किताब लिखी है सावरकर पर, और सावरकर पर एक फाइनली एक फिल्म बनी जो हालांकि दुर्भाग्यवश बहुत ज्यादा नहीं चली। आप इतने दशकों से लिख रहे हैं, आपने तरह तरह की लेखनियां देखी हैं, और एक बहुत ही चर्चा रही है क्योंकि आपने खुद अब इतिहास पे लिखा है कि हमने सही इतिहास पढ़ा नहीं, हमने बहुत बायस्ड नैरेटिव्स पढ़े। आने वाले समय में क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपके जैसे और लेखक आएंगे जो इतिहास को जो है वो बताएंगे, ना कि कोई अपनी थ्योरी का, अपने बायस का चश्मा लगाकर बताएंगे? ये कोई मिला नहीं ऐसा, ये संपत ने लिखा है। जी धनंजय कीर तो उनके शिष्य ही थे, वो तो पुराने आदमी थे, वो तो उन्होंने लिख जी जी थे। जी तो संपत ने अच्छा काम किया है। ये जी नेट वगैरह में जब सारी चीजें उपलब्ध हो गई, अरे डॉक्यूमेंट्स जो पहले सीक्रेट थे वो भी आ गए, तो हाँ जी उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उन्होंने जो लिखा अच्छा लिखा। खासकर ये जो दंगे हुए हैं, आपको मालूम जी है दंगों पर, जो इनके गांधी मर्डर के बाद जो दंगे हुए महाराष्ट्र में, बहुत भीषण दंगे हुए, फैक्ट्रियां ब्राह्मणों के जला खिलाफ जो, मार दिया गया, घर से खींच खींच हाँ करके जी मारा गया। यहाँ तक कि सावरकर के छोटे भाई, उनको खींच करके मारा गया, पत्थर से हाँ मारा जी गया, और उससे वो घायल हुए। तो घायल होने के बाद अनकॉन्शियस हो गए, और उसके 8 महीने बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ।
और उनकी डेथ हुई। तो वो भी तीनों भाई उसी में गए। आप सोचिए, 2 भाई तो वहाँ सेलुलर जेल पहुंचे और एक भाई को इस तरह से मार दिया गया अनावा, जिसका कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से। गांधी जी से कोई जो भी मिल जाए ब्राह्मण हो बस। पहले तो ब्राह्मण, चिटकौन ब्राह्मणों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बिल्कुल, नाथुराम गोडसे चिटकौन ब्राह्मण था। फिर सारे जी, ब्राह्मणों को मारना, फिर तभी से कांग्रेस में दरार पैदा हुई ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में। तो पंद्रह, बहुत बड़ा इसका योगदान है। और इस पूरे वाकये को, महाराष्ट्र के दंगों को एकदम से इतिहास से गायब कर दिया। किसी इतिहास गायब कर किताब दी, में मिलेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो एक वहाँ कनाडा की एक लेडी थी, उसने हाल में अभी शायद 70 वगैरह में उसने जो है रिसर्च किया। उसने डिटेल में सब चीज़ लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में और सारे चार्ट दे करके और सारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो सब पूरा दे करके लिखा है। तब चीज़ें सामने आई और वो लोग जीवित थे, और उनके जो लड़के बच्चे हैं वो जीवित थे, उनको सब मालूम है। कई सारे तो वहाँ से भाग गए थे चितपावन ब्राह्मण, यहाँ हमारा जी, जी, गुजर नहीं होगा, हम सिक्योर नहीं हैं। तो निरपराध लोगों को मारने का क्या मतलब था? और बिल्कुल, जानते दंगे कैसे हो रहे थे? लारियों में भर के और भीड़ पूरी की पूरी इकट्ठी होकर के जाती थी और लोगों को हत्या करती थी और घर जलाती थी। तो ये सब हुआ है उनके साथ, काफी अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। मरने के बाद भी हो रहा है अन्याय। मरने के बाद जानते क्या हुआ? ये सब तो हो गया, वो छूट छाट गए थे। फिर सावरकर साहब के नाती, उनके पोते केतकर साहब, वो निकालते तरुण भारत। पहले केसरी जी, निकालते थे लोकमान्य, उसके बाद तरुण भारत निकालते थे। तो उस समय ये लोग, जो लोग उसमें थे, आजीवन कारावास में, वो छूट के आए 3 लोग, महाराष्ट्र के 3। उस समय पे उनको जो उनका स्वागत किया गया, स्वागत जो समारोह किया गया, उसमें उन्होंने बोल दिया हमको मालूम था कि कॉन्स्पिरेसी है। हाँ जी, हाँ जी, आपने बुक में ज़िक्र करा इसका। वो जी, पॉइंट भी जी, है। तो अब वो पड़ गए चक्कर में। उन्होंने कहा कि हमने एक, उसमें एक स्वतंत्रता सेनानी, बहुत पुराने आदमी, समाज सेवक थे, उनके थ्रू मैंने बीजी खेर को एक खबर भेज दी थी। उनसे पूछा कि भैया आपने किया क्या? तो उन्होंने कहा कि हमने जी, इनके थ्रू एक खबर भेज दी थी। अब आप देखिए, जिसके थ्रू उन्होंने भेजने को कहा उनकी डेथ हो चुकी थी, हुँ, जिसको भेजने को कहा मुख्यमंत्री खेर, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो अब वो पकड़े गए और फिर नंदा जी ने, उसमें गुजराला नंदा हिंदू वो थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप कर दी। गोपाल कृष्ण पाठक को बना दिया उसका इंक्वायरी ऑफिसर। तो गोपाल कृष्ण पाठक उस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, बाद में मंत्री बने, फिर गवर्नर बन गए, कोई काम नहीं किया, 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। तो फिर एक जीवनलाल कपूर उसके बने। जीवनलाल कपूर को कहीं से ये ब्रीफ मिल गया, पता नहीं कहाँ से, कि सावरकर को फंसाना है। तो सावरकर की मौत के पहले जीवनलाल ने उस केस को हैंडल करना शुरू किया और कई साल लगा दिए। और जो उनको ब्रीफ दिया गया था, 3 पॉइंट ब्रीफ दिया गया था कि उन्होंने कोई एक्शन लिया कि नहीं, और जो एक्शन लिया उन लोगों ने वहाँ पहुँचाया कि नहीं, और पहुँचाया तो उसको बचाने के लिए बॉम्बे सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया। सावरकर कहीं नाम ही नहीं था। वो जी, सावरकर जी, के पीछे पड़ गए। और सारे जो नए नए एविडेंसेस, जिनको कोई क्रॉस एग्जामिन कभी नहीं किया गया, उनको लेके उनको इम्प्लीकेट कर दिया। और जब इम्प्लीकेट किया जी, तब तक उनकी डेथ हो गई सावरकर की। तो ये जी, सब कारण है जिसकी वजह से सावरकर लाइमलाइट में नहीं आ पाए, या अच्छी लाइट में नहीं नहीं आ आ पाए। पाए। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जो उनको न्याय एक तरह से हम कह सकते हैं अपने जीवन में नहीं मिला, उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे लेखक आप और लिखें और आपके जैसे और लेखक आएँ, जो भारतीयों को उनका इतिहास बताएँ, जो इतिहास है, ना कि जो इतिहास को लेखक अपनी आइडियोलॉजी सामने रख कर बताना चाहता है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये किताब स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मैंने आज़ादी और क्रांतिकारियों पे काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और मेरे विचार में एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो मेरे विचार में सबको पढ़नी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इतिहास है, ये क्रांतिकारियों का इतिहास है, ना कि ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास है। तो ये एक किताब जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा। कमलाकांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। जैसा मैंने कहा, मैंने किताबें पढ़ी हैं बहुत, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला अपने इतिहास के बारे में। मैं चाहूँगा आप और ऐसी किताबें लिखें और हमारे देश के लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।